जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हमारे देश में हर रोज 90 महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। हर साल करीब 34,000 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं और अफसोस की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 25% मामलों में ही बलात्कारियों को सजा मिलती है। 75% बलात्कारी आजाद हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि बलात्कारियों के दिल में कानून का खौफ नहीं रहता। हाथरस जैसे हादसे शायद इसी का नतीजा है। ये जलती हुई चिता कानून और इंसाफ का अंतिम संस्कार है और इसी चिता की ये ठंडी हो चुकी राख हम और आप। हमारा गुस्सा और उस गुस्से की तपिश बिल्कुल इस चिता जैसी है। हम अपने गुस्से को जिंदा रखने के लिए मोहताज हैं इन कैमरों के, इस माइक के। हमारा गुस्सा तभी तक सुलगता रहता है जब तक इस कैमरे के फ्रेम में हमें ये जलती चिता नजर आती है। माइक पर किसी निर्भया की चीख और रुदन हमारे कानों में पड़ती है। जैसे ही कैमरे का फ्रेम बदलता है, हम भी बदल जाते हैं। माइक जैसे ही दूसरी धुन सुनाता है, हमारे कान निर्भया की चीखों और रुदन से आजाद हो जाते हैं। समाज के ठेकेदार और सरकार दोनों इस सच से बखूबी वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि ये एक बुलबुला भर है, 2-4 दिन का शोर है। इससे ज्यादा कौन सा कैमरा, कैसी माइक कब तक हाथरस में टिकेंगे। 2-4 दिन बाद फ्रेम में कुछ नई तस्वीरें आ जाएंगी, माइक पर कुछ नई धुन, और बस इसीलिए ठेकेदार और सरकार बस इन 2-4 दिनों के बीत जाने का इंतजार करते हैं। फिर सब भूल जाते हैं, जैसे हम और आप, जैसे ये ठंडी पड़ चुकी चिता की राख। यही सच है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। आज कल में इतनी हिम्मत है, भाई झोली में कोई भीख डाल सकता, कोई माँ को लाल है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। हमारा समाज दोहरी मानसिकताओं का शिकार है और हाथरस का यह हादसा एक तमाचा है हमारी उन्हीं मानसिकताओं पर। शर्म आनी चाहिए हमें, जिस देश में औरतों को देवी मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उसी देश में मासूम लड़कियों और औरतों की आबरू को इस तरह से नोचा खसोटा और कुचला जाता है। बलात्कार के आंकड़ों को देखें तो हैरत होती है, गुस्सा आता है, मगर बलात्कार सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं, यह कत्लेआम है समाज का, कानून का, इंसाफ का और सबसे बढ़कर उसे एक पूरे परिवार का। कोई माँ को लाल है, इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। हाथरस की उस निर्भया का जिस्म तो कब का ठंडा हो चुका है, लेकिन रात के अंधेरे में 2:30 बजे जिस तरह उसकी चिता सजाई गई, वो पूरी इंसानियत का खून है। हाथरस की इस निर्भया के पास बचा ही क्या था, जिस्म छलनी था, रूह घायल। मरने की कोई उम्र भी नहीं थी, पर सितम देखिए, मौत के बाद भी इज्जत भरी चिता नसीब तक न हो सकी। इस बच्ची की इज्जत बचाने में हमारी पुलिस, हमारी सरकार पहले ही नाकाम थी। उन्हें अपनी नाकामी का भरपूर एहसास था। सोचा, उस मासूम की इज्जत गई तो गई, उसकी गई इज्जत हमारी इज्जत न ले डूबे। इसीलिए उसकी बची खुची इज्जत को रात के अंधेरे में चिता पर लिटा दिया। ताकि खुद उनकी रुस्वा हो चुकी इज्जत की कुछ मान रह जाए। अरे कानून छोड़िए, क्राइम छोड़िए, झूठी इज्जत और शान छोड़िए, मजबूरी छोड़िए, बेबसी छोड़िए,
पर इतना तो बता दीजिए कि इज्जत और सुकून से भले ही न जी सके, क्या इज्जत और सुकून की मौत भी नसीब न हो? हर धर्म में अगर जीने के कानून है तो मरने के नियम भी है। रात के अंधेरे में हाथरस किसी निर्भया के परिवार की इससे पहले कभी कोई चिता नहीं जली, मगर इसकी चिता रात को जली। माँ बाप चीखते रहे, मिन्नतें करते रहे, चंद घंटे की मोहलत ही तो मांगी थी। कहा था सूरज उग जाए बेटी को विदा कर दूंगा, पर 15 दिनों से ये तक पता न लगा सकने वाली हाथरस पुलिस कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं, उसके घर वालों को 5 घंटे देने को भी तैयार नहीं थी। चलिए, ये चिता तो जल गई, ठंडी भी हो गई, अब आगे क्या? तो इंतजार कीजिए फिर किसी ऐसे ही हादसे का, जहां कैमरे पर आपको चिता दिखाई दे और माइक पर सुनाई दे किसी निर्भया की रुदन। तब तक आप यूं ही ठंडी हो चुकी इस चिता की राख की तरह बने रहिए। यही तो करते आए, आगे भी यही करेंगे। वैसे ये हाथरस की सिर्फ एक चिता है, वरना तो ना मालूम ऐसी कितनी चिताएं हैं जहां तक न तो कभी कैमरा पहुंचा और न ही कोई माइक। किस दौर में जी रहे हैं आप लोग साहब? क्या आपको पता भी है कि हमारे देश में हर रोज करीब 90 निर्भया को नोचा खसोटा जाता है। इनमें से न जाने कितनी निर्भया इसी तरह खामोशी से रात के अंधेरे में चिता पर लिटा दी जाती है। कभी आपने सुना है कि किसी निर्भया के लिए कहीं कोई सरकार गिरी हो? ये सब एक शोर है, एक बुलबुला है। अभी चिता गर्म है तो हमारा खून भी गर्म है। राख ठंडी होने दीजिए, हम सब भी ठंडे हो जाएंगे। यही तो होता रहा है, यही तो होता रहेगा। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक आनंद के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। हाथरस की निर्भया पढ़ी लिखी नहीं थी। पुलिस ने उससे कुल 3 बार बयान लिए। जब पहली बार पुलिस ने बयान लिया तब उस पूछताछ के दौरान पुलिस वाले ने पूछा था, क्या तुम्हारे साथ रेप हुआ है? हाथरस की इस निर्भया को रेप का मतलब मालूम नहीं था। उसने गर्दन ना में हिला दिया। बाद में एक दूसरे पुलिस अफसर ने जब उससे पूछताछ की और पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत काम हुआ है, तब उसने जाकर पूरी बात बताई। कुल मिलाकर अब इस मामले में एसआईटी की टीम तफ्तीश कर रही है, लेकिन सच कितना बाहर आएगा यह आने वाले 7 दिन के बाद ही पता चलेगा। बुधवार को हाथरस में दिन भर के बवाल के बाद गुरुवार को भी तनातनी का माहौल रहा। यूपी सरकार की फरमान पर 3 सदस्यों की एसआईटी कल शाम ही हाथरस पहुंच गई थी और आज सुबह एसआईटी सदस्यों ने पीड़िता के घर का रुख किया। जब एसआईटी अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे तो आसपास की सड़कों को एक तरह से सील कर दिया गया ताकि कोई भी मीडिया कर्मी वहां ना पहुंच सके। हालांकि हम पीड़ित परिवार के बिल्कुल करीब तक पहुंचने में कामयाब रहे। हाथरस के इस गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें, एसआईटी की टीम बिल्कुल ठीक मेरे बगल में, मैं चाहूँगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, पूछताछ करी है घर वालों से, क्योंकि 7 दिनों के भीतर उन्हें अपनी ये रिपोर्ट सौंपनी है। और यकीनन आज का दिन उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सुबह से ही ये टीम यहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस वालों का भारी जमावड़ा, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा गाँव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी है। पुलिस ने मीडिया वालों को तो दूर किया, लेकिन वजह भी कुछ और ही बताई। यहाँ से गाड़ियों से हम अंदर जा सकते थे। आज आप ये रस्सियां देख रहे हैं, ये बैरिकेड देख रहे हैं और तमाम मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं। आगे भी बैरिकेड है, जहाँ के आगे चित्रा को भी नहीं जाने दिया गया। इस तरह की स्थिति अब यहाँ बना दी गई है कि अंदर कोई जा ना सके, अंदर लोगों से कोई बात न कर सके। इतना लाव लश्कर पहली बार यहाँ दिखा गया। एक दहशत जैसा माहौल बन गया है गाँव में। लोग जो जा रहे हैं साइकिल से, बाइक से, उनसे भी पूछताछ हो रही है। हालांकि एसआईटी चीफ पहले ही जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार करने का भरोसा दे चुके हैं। उधर गांव की तनातनी से दूर एक कोने पर दरिंदों का शिकार बनी लड़की की चिता अब ठंडी पड़ चुकी है। बस दुआ ये है कि इस वारदात के गुनहगारों के खिलाफ हर दिल में जो आग लगी है वो ठंडी न पड़ने पाए। पगडंडियों से होते हुए हाथरस के उस गांव में तो हम दाखिल हो चुके हैं जहां पर आधी रात को पुलिस का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि पीड़िता के पार्थिव के बाद, उसको जलाए जाने के बाद बची हुई ये राख है,
जिसकी चिता तो इस वक्त ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों में जो आग इस वक्त जल रही है इंसाफ की, वो कब बुझेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। दूसरी ओर पीड़ित लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र ही नहीं है। रिपोर्ट में गला दबाने और गर्दन की हड्डी C6 टूटने का जिक्र है और मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। इससे पहले हाथरस पुलिस गैंगरेप की पुष्टि नहीं होने की बात कह चुकी है। यानी अब निगाहें फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिक गई हैं। ज्यादती के बाद जब लड़की को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया तो वहां उसकी हालत काफी खराब थी। तब उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने उसे किस हाल में देखा, ये भी सुन लीजिए। नहीं, जो एक्सटर्नल एग्जामिन जो किया जी, एक्सटर्नल एग्जामिन नहीं किया, मैंने केवल उसको ऑब्जर्व देखा, मतलब जो फर्स्ट व्यू में देखा। और देखा कि हम यहाँ इसको रख सकते हैं कि नहीं, या इसका इलाज कर सकते हैं कि नहीं। तो इस वजह से उसको फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड में जो भी दवाइयाँ, इंजेक्शन का खून रुक गया उसका, और ये सब देने के बाद उन्होंने उसको, ठीक है ना, अर्जेंट रेफर किया। और उसमें लिखा गया कि मेडिको लीगल नहीं किया गया, प्राथमिक उपचार के उपरांत प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए JNU मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। 14 सितंबर को क्या हुआ, ये फिलहाल एक राज है। इस लड़की के भी 2 बयान हैं, क्योंकि लड़की ने पहले रेप की बात नहीं कही और फिर 22 सितंबर को रेप का इल्जाम लगाया, इसलिए मामला और पेचीदा हो चुका है। क्या हुआ, किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं ले रही थी तो जब ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी सब जबरदस्ती सोच से गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ। रेप हुआ या नहीं, फॉरेंसिक जांच से इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन लड़की की जान बेहद दर्दनाक तरीके से ली गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे और अभिषेक आनंद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हाथरस की खबर सुर्खियों में, लेकिन बलात्कार के नामालूम ऐसे कितने मामले हैं जो खामोशी से दम तोड़ रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बलात्कार की और भी कई घटनाएं, पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बलात्कार की इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या यूपी, क्या राजस्थान और क्या कोई और राज्य? शहर दर शहर मानो दरिंदों ने बेटियों को कुचलने को ही अपना मकसद बना लिया है। तमाम विरोध, जागरूकता अभियान, शोर शराबों और इंसाफ के दावों के बीच बलात्कार की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यूपी के हाथरस के बाद बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसे शहरों से भी एक जैसी खबरें सामने आई। उधर राजस्थान में 2 सगी बहनों के साथ भी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बलरामपुर में दरिंदों ने बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ रेप किया और उसे मार डाला। शाहिद और साहिल नाम के दोनों लड़के लड़की को पहले से जानते थे। वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की, तब्बे तो ले गए, उकरे हाथ पैर सब तोड़ दीनों के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। हालांकि हर वारदात की तरह इस कांड में भी पुलिस गिरफ्तारी की बात कहकर कामयाबी गिनाती रही। आजमगढ़ और बुलंदशहर में भी रेप की वारदात हुई। आजमगढ़ में एक नौजवान ने नाबालिग को बहला फुसलाकर गुनाह को अंजाम दिया, तो बुलंदशहर में नशीला पदार्थ सुंघाकर एक नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। राजस्थान के 12 की 2 बहनों को 2 नाबालिग लड़कों ने बहला फुसलाकर अगवा किया और 3 दिन तक अलग अलग शहरों में ले जाकर गैंगरेप करते रहे। जबरदस्ती लेके गए थे
और फिर है ना वो जैसे खाना वो जल जाते थे ना, वो धो ही जाते थे, और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था, क्या करते थे क्या नहीं करते। आजमगढ़ से राजीव कुमार, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और बलरामपुर से सुजीत शर्मा के साथ राम मेहता, बारा, राजस्थान आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।